So we'll go ahead with the next question, question number 14. Part of racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. Curvature मतलब radius of curvature. तो एक रेसिंग ट्रैक है जिसको डिज़ाइन किया है विद अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर. मतलब आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले रेडियस बता दिया. वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो स्पीड दिया है आपको 216 किलोमीटर पर आवर, ये ना मैक्सिमम स्पीड है, ये ना मिनिमम स्पीड है, ये मोस्ट सेफ स्पीड है. अब कैसे समझा, आगे पढ़ोगे समझिएगा. विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड. विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है. बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी. अगर आपको याद होगा हम आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और वो जो हाइट है दैट इज कॉल्ड एज एच. तो बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू इनर एज. इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, तो ट्रैक का लेंथ है, रोड का जो लेंथ है वो 10 मीटर का है, तो 10 मीटर वाइड. अब समझ में कैसे आया कि मोस्ट सेफ स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं नहीं बोला ना ऐसे. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा लगता है कि ये अपर लिमिट होना चाहिए. लेकिन अपर लिमिट का फॉर्मूला याद होगा आपको, तो उसमें फ्रिक्शन भी होता है. होता है क्या फ्रिक्शन? यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है नहीं, मतलब ये किसका फॉर्मूला है फिर? मतलब ये मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन डेटा आल्सो कि ये मोस्ट सेफ स्पीड का आपको वैल्यू दिया है 216 किलोमीटर पर आवर. तो इसको आपको सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. 18 का टेबल सबको पता है, ऐसा अजम्पशन है. 1 जा एंड 12 जा, तो दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड. तो आपको मोस्ट सेफ स्पीड दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड. फाइंड क्या करना है तो बता ही दिया ऑलरेडी. एंड देन विच फॉर्मूला विल यू नीड. आपको मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला पता है, ऐसा अजम्पशन है, याद है क्या? अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा. इसको सॉल्व करके आपको थीटा मिल जाएगा. तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग. नंबर 2, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज हाइट. तो हाइट के लिए अब यहाँ होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है पहले वो समझ लो. हाइट फाइंड करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज मत करना. हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड करना. अभी क्यों? मैं 2 केसेस लेता हूँ. एक केस में एंगल ऑफ बैंकिंग स्मॉल है और एक केस में एंगल ऑफ बैंकिंग लार्ज है. तो जब एंगल ऑफ बैंकिंग स्मॉल है, स्मॉल, इन दैट केस ये हाइट h है, ये s है, तो ये भी s है. तो फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम होती है. करके देख लो. व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो h बाई s. व्हाट इज sin थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h बाई s. तो अगर एंगल ऑफ बैंकिंग स्मॉल आया तो डज नॉट मैटर कि तुम tan थीटा फाइंड कर रहे हो कि sin थीटा फाइंड कर रहे हो, आपको h सेम मिलेगा. लेकिन रिमेंबर अगर एंगल ऑफ बैंकिंग ज़्यादा हुआ तो उस केस में यू विल हैव टू चेक ये हाइट, ये विड्थ ऑफ द रोड और ये थीटा. तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? साइन थीटा, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज पता है, राइट? दिस इज विड्थ ऑफ द रोड एस. तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर एंगल ऑफ बैंकिंग स्मॉल हो तो डज नॉट मैटर, यू आर टेकिंग tan और साइन जो भी है वो, राइट? बट व्हेन एंगल ऑफ बैंकिंग इज लार्ज तो आपको हाइट फाइंड करने के लिए tan थीटा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता क्या है? हाइपोटेन्यूज. tan थीटा में हाइपोटेन्यूज आता है क्या? नहीं. क्या आता है? एडजेसेंट साइड. तो वो तो हम फिर देखेंगे, ये फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे. तो पहले तो हम थीटा फाइंड कर लेंगे. तो लेट अस फाइंड आउट थीटा. तो v स्क्वायर इक्वल टू RG tan थीटा. तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय RG ऑफ कोर्स. तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर 60 का स्क्वायर, दैट इज 60 इंटू 60. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 72, g की 10 मान लेता हूँ. तो सिंपल कैंसिल कर दिया. 1 जा एंड 12 जा, एंड देन 1 जा एंड 5 जा. ठीक है. तो tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा 5.
तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 5। तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5। तो बाय द वे ये लार्ज एंगल है कि स्मॉल एंगल है, स्मॉल है। व्हाट इज tan 0, 0। व्हाट इज tan 45, 1। व्हाट इज tan 60, √3, दैट इज 1.732, बराबर ना। tan 60 इज 1.732, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 5 आई है, 5। तो एंगल ऑफ बैंकिंग ये 60 से भी ज़्यादा है, 60 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो ये याद रखना। तो अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो गए, तो अभी ऐसा करना पड़ेगा फिर। तो ये h ले लिया, इसको थीटा मान लिया, ये s हो गया। एंगल ऑफ बैंकिंग ज़्यादा है तो क्या करेंगे, क्या करोगे, क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h इक्वल टू s साइन थीटा। गुड। s विड्थ ऑफ रोड 10, साइन थीटा, लेकिन पहले थीटा तो फाइंड करो। tan थीटा 5 है तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा 5 है ना, तो साइन थीटा कैसे फाइंड करोगे। tan थीटा 5 है, व्हाट इज tan थीटा, h अपॉन x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan थीटा 5 मतलब अपोजिट इज 5 एंड एडजेसेंट इज 1, तो आंसर तो 5 मीटर होना चाहिए था। 5 मीटर तो दिया नहीं है वहां पे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 5 कब आती है, अभी एग्जैक्ट देखना पड़ेगा हमको। तो शायद तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है 78.69, 78.69, 78.69 डिग्री का अगर आप tan लेते हो, tan, तो 4.999 मतलब 5। तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा 78.69 डिग्रीज। अब h इक्वल टू s साइन थीटा, s की वैल्यू 10 है, साइन ऑफ 78.69 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो 78.69 डिग्री का साइन ले लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 78.69 डिग्री का साइन ले लो, साइन 0.980, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9.8, तो 9.8 दिया हुआ है हाइट। यस, डन, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द रोड इन द क्वेश्चन 14, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो रोड था, द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया रोड को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो रोड था, इट इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 14 के सारे पैरामीटर यहाँ यूज करने हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 72, उसके बाद थीटा कितना आया 78.69, और जो भी कुछ होगा वो। The coefficient of static friction between the tires of the vehicle on this road is 0.8, तो यहाँ पे अभी static friction का coefficient भी बता दिया 0.8। Will there be any lower speed limit, मतलब इन शॉर्ट घुमा फिरा के बोल रहा है कि लोअर लिमिट फाइंड करो। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज लोअर स्पीड लिमिट, तो V1 बोल देता हूँ उसको मैं, लोअर लिमिट को। आगे बोला है बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, मतलब आपको अपर स्पीड लिमिट भी पूछा है। तो बेसिकली आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज पूछी है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 14 का जो रोड था, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी डेटा था, वो पूरा डेटा आपको यहाँ यूज करना है और आपको लिमिट फाइंड करनी है, लोअर एज वेल एज अपर। तो ठीक है, कर लेंगे फिर फाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is the formula for lower speed limit? Under root of RG tan theta minus mu s कि प्लस माइनस, प्लस कब होता है, मैक्सिमम अपर लिमिट में, ठीक है। तो tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 माइनस प्लस, ओके वेरी गुड। तो प्लस नीचे आएगा
गुड। और टाइम थीटा की वैल्यू आपको पिछले केस में मिल गई थी तो वही यूज कर लेना 5। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज अपर स्पीड लिमिट, मतलब वी मैक्स की वैल्यू पता है आपको, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो सॉल्यूशन इज सिंपल, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मिनिमम का था अंडर रूट ऑफ आर जी, आर था 72, जी की वैल्यू 10, टैन थीटा की वैल्यू 5, म्यू एस की वैल्यू 0.8, 1 प्लस म्यू एस इज 0.8 एंड टैन थीटा 0.8 एंड टैन थीटा कितना है 5। हो गया। जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, कैलकुलेट एंड डन। तो 720, 5 में से 0.8 गए 4.2, 8 5 is 40, तो 8.8 into 5 is 4, 4 plus 1 is 5, 5 1s are 36। पक्का सही है कि गलत है? वाह, कैलकुलेशंस चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा संभल के, नहीं आया ना नीचे 5 दिखाना, बस ऐसा कर लेना। क्योंकि आप कैलकुलेशन में बहुत मेसअप कर रहे हो तो आई एडवाइज यू, नीचे 5 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 72 2 था तो पता होगा ही, 144 और ये जो जीरो था इसको इसके साथ न्यूट्रलाइज कर दिया, ये खत्म हो गया। 144 का रूट 12 होता है और 4.2 का रूट 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 12 इंटू 2 पॉइंट समथिंग मतलब 24 के आसपास आंसर होगा। देखो आंसर क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। 4.2 का रूट 2.04 इंटू 12 24.59, तो ये 24.59 आ गया इन मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1 जा 5 जा 18 5 जा 90, तो 90 के आसपास आएगा। 88 एग्जैक्ट दिया है कि 88 पॉइंट समथिंग है, चलो 88 किलोमीटर पर आवर। ओके, अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? बहुत सिंपल सा रीजन है। आर की वैल्यू 72, जी की वैल्यू 10, क्या था यहाँ पे टैन थीटा प्लस म्यू एस मतलब 0.8, 1 माइनस 0.8 इंटू 5। अब क्यों नहीं करती? क्योंकि ये नीचे ये क्या है 0.8 इंटू 5 कितना है 4, एक में से 4 माइनस कर लिया -3, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, इमेजिनरी बन जाएगा ना। 1 माइनस 4 इज -3, रूट के अंदर माइनस है तो इमेजिनरी, तो वी मैक्स इज इमेजिनरी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अभी उन्होंने जो कुछ भी लिखा हो यू कैन जस्ट राइट डाउन वी मैक्स इज इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। हो गया क्वेश्चन खत्म। Next question, question number 16. During a stunt, a cyclist considered to be a particle is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. मतलब ये well of depth या wall of depth का क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल वॉल है या वेल है और रेडियस आपको दिया है 6.05 मीटर। If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? V minimum पूछा है आपको। Mass of the artist is 50 kilogram. If he/she increases the speed by 20%, अगर 20% से स्पीड इंक्रीज कर लिया तो how much will the force of friction be? तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करता नहीं है, बाय द वे मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, अभी मैं फॉर्मूला तो डिराइव नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वी हैव डन इट ऑलरेडी थ्राइस। तो अभी से मैं बता देता हूँ फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे। तो
बेसिक आइडिया ये दिस, साइक्लिस्ट को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है साइक्लिस्ट का वेट mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और फ्रिक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स से mg को बैलेंस करता है, मतलब Fs इक्वल टू mg आने वाला है। और आपको दिख गया ना Fs इक्वल टू mg, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो गिवन पैरामीटर में हमको दिया हुआ है रेडियस, तो दे हैव गिवन रेडियस व्हिच इज 6.05 मीटर, दे हैव गिवन यू व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.5, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 किलोग्राम एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट मिनिमम स्पीड, तो आपको v मिनिमम फाइंड करना है एंड आल्सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फॉर्मूला आपको पता होंगे ही, हमने ऑलरेडी डिराइव किए हैं, व्हाट इज v मिनिमम अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू एस, करेक्ट। और fs तो अभी मैंने बता दिया, fs इक्वल टू क्या है, mg है। तो सिंपल v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg 6.05 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं अपॉन म्यू एस कितना है 0.5 है ना, यस। हाउ मच इज दिस, 60 रफली 60 बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली 60.5, 0.5 इज 1/2, 1/2 का 2 गया ऊपर, 60.5 इंटू 2 इज 121, तो 121 का रूट हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। तो दिया होगा 11 मीटर पर सेकेंड, दिया है क्या 11 ही होगा वो, अगर लीनियर स्पीड है तो 11, अगर एंगुलर स्पीड होगा तो फिर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो। तो एनीवेज नंबर 2 इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो तो आपका आएगा 500 न्यूटन क्योंकि इट इज mg, m इज 50 इंटू g इज 10, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 500 न्यूटन। क्वेश्चन 17, पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, उसका एक स्ट्रिंग है मासलेस और लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब 0.1 किलोग्राम का एक टाइनी बॉब लगा दिया उसको। इस सेटअप एज अ कॉनिकल पेंडुलम, its bob now performs 75 rpm, calculate kinetic energy and increase in gravitational potential energy of the bob। तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ L is 20 सेंटीमीटर विच इज बेसिकली 0.2 मीटर। उसके बाद मास बता दिया, मास इज 100 ग्राम, 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम। उसके बाद आपको बता दिया कि वो जो बॉब है इट इज नाउ परफॉर्मिंग 75 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 75 आरपीएम इज बेसिकली 75 बाई 60 आरपीएस, तो यह आ जाएगा 5 था, यह आ जाएगा 4 था, 5/4 इज 1.25। तो देखते हैं जो रिक्वायर्ड रहेगा 5/4 लिख लेंगे या 1.25 लिख लेंगे, डजंट मैटर रियली। पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 10 लेने के लिए बोला हुआ है, फाइंड करने के लिए बोला है आपको व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। और आपको बोला है इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से है वो देखते हैं। तो अभी एक काम करूंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आई डायरेक्टली गो टू सॉल्यूशन एंड उसी में देख लेंगे, उसी में फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग। तो इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर कॉनिकल पेंडुलम क्या था? स्ट्रिंग, बॉब, displays धक्का, horizontal circular motion and string makes a cone। तो ऐसा था, ये था स्ट्रिंग, यहाँ था बॉब, ये तुमने स्ट्रिंग को कर दिया डिस्प्लेस। अब जब तुम डिस्प्लेस करोगे ना, यहाँ था डिस्प्लेस कर दिया तो थोड़ा तो हाइट बढ़ेगा, थोड़ा सा हाइट बढ़ेगा ना, तो थोड़ा सा हाइट बढ़ता है मामूली, लिटिल बिट। हम उसको इग्नोर कर रहे थे अब तक, लेकिन अभी उन्होंने बोल ही दिया कि व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा हाइट बढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, वो देखेंगे। एंड देन दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल
and then this bob performs horizontal circular motion. Good. Then you are supposed to find out what is kinetic energy, and I hope all of you know it is half m v square, और v square इस केस में होता है rg tan थीटा, तो हाफ rg tan थीटा. गुड. अब प्रॉब्लम ये है कि तुमको tan थीटा नहीं पता. तुमको क्या क्या पता है पहले वो देख लो. लेंथ पता है, लेंथ पता है. गुड. तो tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? Which side upon which side? Opposite upon adjacent. और ये याद रखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है. तो दिस वाज h, दिस वाज l एंड दिस वाज r. तो tan थीटा क्या आया था यहाँ से? tan थीटा r बाय h. चलो मैं r बाय h लिख भी देता हूँ, बट आई डोंट नो r, आई डोंट नो h. तो क्या करेंगे? ओके. टाइम पीरियड क्या करोगे? यहां से नहीं बताना तो क्या करेंगे फिर? जो दिया है उसको यूज करेंगे. तुम्हारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी यहां से क्या मिल जाएगा तुमको? 2πn से मिल जाएगा ओमेगा. तो मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रख देता हूं, बाद में देखेंगे इसको. तो व्हाट यू आर गिवन ना, उसका यूज करो पहले. तो ओमेगा इज 2πn और n कितना आया था? 5/4. तो कितना हो गया ये? 5π/2. 5π/2 ओमेगा है, और आपको यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा. टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा. तो टाइम पीरियड मिल जाएगा 2π/ओमेगा. तो 5π/2 तो कितना हो गया? 4/5 मतलब 0.8. अब टाइम पीरियड क्यों फाइंड किया? टाइम पीरियड क्यों फाइंड किया? वेरी गुड. तो टाइम पीरियड का इक्वेशन था 2π√L cos θ/g. हमारा प्रॉब्लम था वो थीटा नहीं पता, तो थीटा चाहिए. तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो जो गिवन पैरामीटर होता है पहले वो देख लो. n दिया है, ओमेगा मिल गया, ओमेगा से टाइम पीरियड मिल गया, लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2π√L cos θ/g. तो इसको सॉल्व करके तुमको थीटा मिल जाएगा. तो टाइम पीरियड कितना आया? 4/5 इक्वल टू 2π√L cos θ/g. सॉल्व कर लेते हैं इसको. पाई, सॉरी नॉट पाई, 1 and 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. दिस इज 4/25 या फिर ऑफ कोर्स 0.4 का स्क्वायर, कोई बात नहीं. दिस इज π² L cos θ/g. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. 4/25 इक्वल टू π², और π² की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, लिखा है वहां पे. L की वैल्यू कितनी दी हुई है? लेंथ 0.2 cos थीटा, और नीचे g है, g भी क्या है? 10. 10 और 10 हो गया कैंसल, कैंसल हो गया. ये भी आ गया 1 और 20. तो cos थीटा इज 20/25 मतलब cos थीटा इज 4/5. cos थीटा 4/5 है तो sin थीटा 3/5 आता है, पता है ना? 37 डिग्री. तो tan थीटा 3/4 आता है कि 4/3? 3/4. हमने ऑलरेडी ये सारे के सारे वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था आपका, एग्जाम्पल 1.1 या 1.2 उसमें किए थे, तो ये अब पता होने चाहिए आपको. गुड. तो अभी tan थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया, तो अभी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको tan थीटा की जरूरत थी. तो यू हैव काइनेटिक एनर्जी एज हाफ m r g tan थीटा. चलो tan थीटा तो मिल गया, r पता नहीं, r पता नहीं. तो sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. sin थीटा अपोजिट इज r, हाइपोटेन्यूज इज l. तो r क्या आ गया? l sin थीटा. तो यहाँ पे ऐसा करेंगे 1/2 m r is l sin थीटा g tan थीटा. तो m मास कितना है? 0.1. 100 ग्राम था ना, तो 0.1. लेंथ कितना है? 0.2. साइन थीटा कितना आया? अभी देखा 3/5. g की वैल्यू कितनी लोगे? 10. और ये कितना है? 3/4.
ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, गुड। ये भी 1 सा और ये आ गया 20 सा, ओके। डजेंट मैटर रियली, आपको कैलकुलेशन कैसा करना है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ मच, 9/2 4.5, ये 10 नीचे से ऊपर गया 0.45 और ये 0.1 तो 0.045 जूल। देखो यही होगा काइनेटिक एनर्जी, 0.45 आया। ओ ओके, देखते हैं। तो 10⁻⁻1 किया ना वो, तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा सिर्फ डिजिट्स यहाँ वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33992, हाँ ये 9/2 4.5 था और ये 10⁻⁻1 है और नीचे से और 10⁻⁻1 आया तो -2 हुआ कि नहीं? हाँ, तो 0.045 होना चाहिए, मे बी करेक्शन समवेयर इन द। तो दैट इज व्हाट आई डिड। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी सीधा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1/2 मास इज हाउ मच, 100 ग्राम, 10⁻⁻1। लेंथ इज हाउ मच, 0.2 था ना लेंथ, 20 सेंटीमीटर था ना, तो 10⁻⁻1। ये कितना था 3/5, जी कितना था 10 और ये कितना है 3/4। चलो ठीक है, ओके। अभी ये और ये कैंसिल हो गया, वेरी गुड। दिस इज 1 ज़ा, दिस इज 2 ज़ा, गुड। 6 ज़ा 9, 9/2 कितना हो गया 4.5 इंटू 10⁻², तो 0.045 ही आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे। वो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.045 जूल काइनेटिक एनर्जी, गुड। और वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि एक साल गलत आ सकता है, कंटिन्यूस 4 साल से सेम आंसर आ रहा है, तो तो गलत नहीं हो सकता। गुड। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो पार्ट 2 में आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को मॉडिफाई कर दूंगा यहाँ पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आई विल जस्ट रिमूव दिस। फिर अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, ये L है तो ये कौन है, L cos, वेरी गुड। ये आपका आ गया L cos, और ये जो वर्टिकल हाइट था ये है लेंथ, तो ये इतना हाइट, याद है क्या हाइट? तो यहां से आ जाएगा L माइनस L cos थीटा, क्योंकि L cos थीटा प्लस H इज L, L cos थीटा प्लस H इज L, तो H इज L माइनस L cos थीटा, तो H इज L1 माइनस cos थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था क्योंकि इट इज ग्राउंड लेवल। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0, ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो mgh और h है L1 माइनस cos थीटा, गुड। m की वैल्यू 10⁻⁻1, g की वैल्यू 10 और ये l की वैल्यू 0.2। 1 माइनस cos थीटा कितना आया था हमारा 4/5। व्हाट इज 1 माइनस 4/5? 1/5। 10⁻⁻1 प्लस 1 कैंसल, 0.2 is 2 into 10⁻⁻1, और तुमने ये बताया 1/5। 2/5 is 0.4, 0.4 होता है, 0.4 into 10⁻⁻1 0.04, तो 0.04 जूल इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Next question, question number 18th. A motorcyclist as a particle is undergoing vertical circles. Motorcyclist when undergoes horizontal circle वो होता है well of death, मतलब wall of death, और vertical circle मतलब होता है spear of death। तो आगे बोला हुआ कहीं, a motorcyclist as a particle is undergoing vertical circles inside a spear of death. The speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of the spear of death. How much minimum values are possible for these two speeds?
तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक स्पीयर ऑफ डेथ है। अभी स्पीयर ऑफ डेथ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीयर ऑफ डेथ इज जस्ट अ स्पीयर जिसके अंदर अ व्हीकल कैन परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं स्पीयर ऑफ डेथ। तो स्पीयर ऑफ डेथ में यू हैव अ व्हीकल विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और ये जो व्हीकल था इसका स्पीड वेरी कर रहा है बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन नाउ गेस 6 is the minimum throughout the motion and 10 is the maximum throughout the motion। तो 6 कहाँ होगा और 10 कहाँ होगा? 6 होगा हाईएस्ट पॉइंट पे और 10 होगा लोवेस्ट पॉइंट पे। बट ये जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज किए ना, यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। इन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये मिनिमम है, बोला ऐसा? इन्होंने बोला सिर्फ 6 से 10 के बीच में वेरी करता है। तो इसका मतलब जो तुम टॉप पोजीशन पे v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या ले रहे थे? rg, वो 6 नहीं है, वो 6 नहीं है। तो याद रखना ये इन्होंने कहीं नहीं बोला ना कि दैट इज अ मिनिमम स्पीड, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। तो पहले तो आपको गिवन पैरामीटर में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टॉप पोजीशन पे स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम कहाँ होगा? बॉटम पे। कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। गुड। उसके बाद दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द डायामीटर। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डायामीटर, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट ट्वाइस रेडियस 2r। वो कैसे आता है बताता हूं। नंबर 2, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। मिनिमम मतलब क्या? देखो यहाँ पे अगर अंडर रूट ऑफ rg से कम हो जाता तो गाड़ी सीधा नीचे। तो मिनिमम मतलब क्या फाइंड करना है? अंडर रूट ऑफ rg। कहाँ पे? टॉप पे। और बॉटम पे क्या फाइंड करना है? अंडर रूट ऑफ 5rg। अभी आप बोलोगे नीचे तो मैक्सिमम होता है, यहाँ तो मिनिमम बोला है। पर तुमको ये भी समझना पड़ेगा ना कि अगर नीचे अंडर रूट ऑफ 5rg नहीं हुआ स्पीड तो क्या होगा? ये गाड़ी ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा। जब तक अंडर रूट ऑफ 5rg नहीं मिलता तब तक सर्कल कंप्लीट नहीं होने वाला है। अगर अंडर रूट ऑफ 4.5rg भी किया ना, ऐसा जाएगा, तो उसके बाद मुझे नहीं पता वो ऐसा आएगा कि नीचे आएगा, लेकिन वो पूरा सर्कल तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो मिनिमम स्पीड एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल, ऐसा उसका मतलब होता है। तो आपको क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है? आपको फाइंड करने के लिए बोला है अंडर रूट ऑफ rg, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है अंडर रूट ऑफ 5rg। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टॉप पे स्पीड दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, बॉटम पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको बोला है डायामीटर बताओ, फिर आपको बोला है कि मिनिमम स्पीड्स कितने हो सकते हैं। तो मिनिमम टॉप पे होता है अंडर रूट ऑफ rg, उससे कम हुआ तो गाड़ी नीचे आ जाएगा, और अगर बॉटम पे अंडर रूट ऑफ 5rg से कम हुआ तो गाड़ी सर्कल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव नो अदर चॉइस बट टू, ये टॉप पे क्या लिखते हो तुम? अंडर रूट ऑफ rg, और यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 5rg। इन दोनों को पहले स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट लेट अस स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट आई डू इज, मैं ना v बॉटम को स्क्वायर कर लूंगा, मैं v टॉप को भी स्क्वायर कर लूंगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। v बॉटम कितना था? 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, लेकिन v बॉटम का स्क्वायर क्या आएगा? 5rg, और ये क्या आएगा? rg, और ये कितना हो गया? 100 में से 36 गए तो कितना? 64। तो कितना हो गया? 4rg। कितना आ गया? 4rg 64। मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू 2rg, मतलब मुझे 2r मिल गया 64/2g। ओके, 2r होता है डायामीटर, तो डायामीटर मिल गया हमको 64/2g। g की और 10 ले लिया तो 64/20, दैट इज 3.2। कितना? 3.2। तो ये आ गया 3.2 मीटर का डायामीटर। तो ये आपको मिल गया 3.2 मीटर का डायामीटर, मतलब रेडियस मिल गया कितना? 1.6 मीटर। अभी आप फाइंड कर लो सेकंड केस। सेकंड केस में आपको पूछा था मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम के लिए तो मैंने बता दिया आपको मिनिमम कितना हो सकता है। कितना हो सकता है मिनिमम एट द टॉप पोजीशन? मिनिमम स्पीड एट टॉप कितना हो सकता है? कितना? अंडर रूट ऑफ
आर जी, आर कितना आया 1.6, जी कितना है 10, रूट ऑफ 16 कितना है 4। तो देखो समझ में आया, इन्होंने बोला गाड़ी का स्पीड 6 से 10 के बीच में वेरी कर रहा है, या ऐसा कहीं नहीं बोला कि 6 मिनिमम है, और 6 अभी पता लग गया हमको कि मिनिमम कितना है 4, मतलब टॉप पोजीशन पे 6 हो, 5.5 हो, 5 हो, 4.5 हो, 4.1 हो, 4 हो, चलेगा, 4 से कम हुआ तो नहीं चलेगा। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट द बॉटम, मिनिमम स्पीड एट द बॉटम, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम स्पीड एट द बॉटम है, कितना, अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। तो रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ आर जी, रूट ऑफ आर जी कितना निकाला तुमने अभी 4, तो आंसर क्या आएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर बराबर 3.2, 4 एंड 4√5। गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ मेटालिक रिंग ऑफ मास 1 किलोग्राम हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मेटालिक रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो केस 1, metallic ring of mass 1 kilogram has moment of inertia 1 kilogram meter square when rotating about its diameter। तो केस 1 में रिंग है, रिंग का इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है, इन जनरल क्या होता है IC/2, अबाउट डायमीटर IC/2 ही होता है ना, IC कितना होता है, तो mr²/2, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है, इट इज मोल्टन, मेल्ट कर दिया and remolded into a thin uniform disk of same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास रिंग था, रिंग का मास 1 किलोग्राम है, उसका इनर्शिया अबाउट डायमीटर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस रिंग को आपने मेल्ट कर दिया और उसको एक डिस्क बना दिया, और डिस्क को तुम रोटेट करवा रहे हो अबाउट इट्स ओन एक्सिस। Ring was rotating about its diameter and disk is rotating about its own axis. So case 2 is disk but rotating about its own axis. So what is inertia of disk about its own axis? mr²/2। और रेडियस तो उन्होंने पहले से ही बोल दिया है, जितना रिंग का रेडियस था उतना ही किसका है, डिस्क का। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम का रिंग है, उसको मैं मेल्ट करके डिस्क बना रहा हूँ, तो व्हाट इज द मास ऑफ डिस्क 1 किलोग्राम। तो मास और रेडियस दोनों सेम हो गए, लेकिन रिंग रोटेट हो रहा था अबाउट डायमीटर और डिस्क हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अबाउट इट्स ओन एक्सिस को मैं IC बोल देता हूँ, तो IC इक्वल टू mr²/2 और ये भी mr²/2, तो क्या आ गया आंसर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सेम, सिंपल है ना। अभी भी कुछ कंफ्यूज फेसेस दिख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, रिंग है, रिंग रोटेट हो रहा था अबाउट डायमीटर, इनर्शिया क्या आएगा mr²/2, वैल्यू क्या है 1। रिंग को तुमने मेल्ट कर दिया, क्या बना दिया डिस्क, डिस्क का रेडियस और रिंग का रेडियस क्या है सेम। अगर रिंग को मैं मेल्ट कर रहा हूँ, रिंग का मास 1 किलोग्राम था, उसको मेल्ट कर दिया, जाते हो ना सोने का बिस्किट लेके, बोलते ज्वेलरी बना दूँ, 10 ग्राम लेके गए तो 10 ग्राम बिस्किट का 10 ग्राम ही बनेगा ना, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू सम अनएथिकल प्लेसेस 10 ग्राम का 8 ग्राम हो गया, वो छोड़ के। तो अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ मास, तो 1 kg का रिंग था तो 1 kg का ही डिस्क बनने वाला है, और डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो हो गया खत्म। सेम आ जाएगा इनर्शिया, खत्म। इसको क्या लिख रहे हो अभी, तो क्या सेम ही है, तो सेम है। चलो आगे चलते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन CET में आया है PYQ, और गुड क्वेश्चन बट विद रॉन्ग आंसर गिवन इन योर नोट्स एंड टेक्स्ट बुक ऑफ कोर्स। अभी रॉन्ग क्यों मैं बताऊंगा बाद में, कहाँ गलती हुई होगी वो भी देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो। अब बिग डम्बल, कोई है कि जिसको डम्बल क्या है पता नहीं, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए आइडियली, पता है ना डम्बल, एक रॉड होता है और 2 स्पीयर होते हैं। अ बिग डम्बल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, 2 identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each. Numbers are very important. रॉड का लेंथ था 20, स्पीयर का रेडियस है 10, मतलब रॉड का लेंथ इज 2 times ऑफ रेडियस, हाँ।
20 is 2 into 10, तो 2 times of radius। तो दो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है 50 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच, आर एट टू एंड्स ऑफ द रॉड। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो पहले अभी क्वेश्चन समझ लो वापस, कुछ नहीं है, ये भी सिंपली क्वेश्चन है। एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है, कितना है 20, और हमारे पास दो स्पीयर है, और जब स्पीयर सॉलिड है, हॉलो है, नहीं बताया होता है तो सॉलिड ही लेना पड़ता है उसको, बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेना पड़ता है। तो ऐसा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मोर और लेस, फाइन। अब ये जो सिस्टम है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो यहां से रोटेट हो रहा है एक्सिस, तो एक्सिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, सॉरी, सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। यहां तक क्लियर? हाँ कि ना? इसका रेडियस को मैं आर मान लेता हूं, ये भी आर हो गया, तो ये कितना है 2r, 2r है, याद रखना, दिस इज 2r। हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है मास ऑफ रॉड, कितना है मास ऑफ रॉड 60 ग्राम, और वेल बाय द वे ग्राम को ग्राम में ही रखो क्योंकि आंसर आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है फाइनल। और ये जो लेंथ था रॉड का, लेंथ जो बन गया 2r, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। मास ऑफ स्पीयर कितना है 50 ग्राम, और रेडियस ऑफ स्पीयर कितना है 10 सेंटीमीटर। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो मैं इसको O मान लेता हूं। तो आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम? सिस्टम में कौन कौन है? रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट स्पीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड स्पीयर, ये बन गया फॉर्मूला। वैसे बाय द वे ये देखो, अगर स्पीयर खुद के अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब अबाउट डायामीटर रोटेट हो रहा होता तो 2/5 mr², सही है। लेकिन ये रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल है, तो कौन सा टर्म लगाओगे? वेरी गुड। और एक बात और बताओ, सेम स्टोरी दूसरे स्पीयर के लिए भी है कि नहीं? अगर वो खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो 2/5 mr², लेकिन वो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है क्या? यस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मतलब तुमको समझ में आया कि पहले स्पीयर का और दूसरे स्पीयर का इनर्शिया सेम आएगा, तो मैं इसको IS बोल देता हूं, ओके, IS। तो सिस्टम का जो इनर्शिया है ना, सिस्टम का, वो बन जाएगा रॉड का इनर्शिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्पीयर, 2 टाइम्स ऑफ, यही 2 उन्होंने नहीं लिखा, बताता हूँ, आंसर चेक करेंगे ना हम लोग, 2 नहीं लिखा, भूल गए वो 2, इसलिए आंसर गलत आ गया। तो अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले रॉड का। रॉड का इनर्शिया सबको ही पता होना चाहिए, ml²/12 ml कितना है 20, और m कितना है m 60 इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन, बराबर, सही है, गुड। या फिर एक काम और भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लेते हैं ना, बेटर। ये ml²/12 लिखा ना, मैं इसको ऐसा करता हूँ m, लेकिन ये मास रॉड का है। अभी वो आपके ऊपर है, आपको इंडिपेंडेंटली फाइंड करना तो इंडिपेंडेंटली कर लो, या तो सीधा L के यहाँ पे क्या लिखोगे 2r, वो भी कर सकते हो, राइट डाउन 2r ईयर, हो सकता है, चलो ठीक है, छोड़ो, कर लेते हैं। m रॉड कितना है? रॉड 60, लेंथ 20 का स्क्वायर 12, 1 जा 5 जा, 20 स्क्वायर इज 400 इंटू 5 कितना 2000, पक्का ना 2000?
2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्पीयर का कितना होगा? एक का होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर, क्योंकि रिमेंबर स्पीयर इज नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, इट इज रोटेटिंग अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो ये आ जाएगा आपका 2/5 mr स्क्वायर। व्हाट इज मास ऑफ स्पीयर? 50, रेडियस इज 10, तो 10 का स्क्वायर, mh स्क्वायर h, व्हाट इज h? 2r, क्योंकि ये r और ये r, तो h कितना हो गया? 2r। ओके, व्हाट इज 2r? 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 स्क्वायर। और मास तो लिखना पड़ेगा ना, मास कितना है? 50, 1 जा 10 जा 2000, ये 2000 और ये 20 का स्क्वायर 400 इंटू 50 20,000, कितना आ गया? 20,000। तो एक का कितना आ गया? 22,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। रॉड का कितना था? 2000, और एक स्पेयर का कितना है? अगर एक ही स्पेयर काउंट करता हूं तो 22 + 2 कितना हो गया? 24, वही दिया ना आंसर। हाँ, तो उन्होंने एक स्पेयर लिया नहीं, हमको तो लेना पड़ेगा। तो सिस्टम, पूरे सिस्टम का इनर से जब लोगे ना तो हो जाएगा रॉड का +2 टाइम्स ऑफ ईच। रॉड का है 2000, इसका है 2 × 22, 22 × 2 44, 44 + 2 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21, अ फ्लाईव्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्दनवेयर। पता होगा आपको अर्दनवेयर मतलब देखा होगा मटकी बनाते हुए। तो फ्लाईव्हील मतलब एक रोटेटिंग डिस्क होता है, उसके ऊपर वो मट्टी या क्ले जो भी होता है वो डालते हैं, उसको शेप देते हैं। तो फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पॉट्स, इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 rpm. It is in the form of a disc of mass 10 kilogram and radius 0.4. A lump of clay मतलब मट्टी का एक लंप, छोटा सा पीस, to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kilogram falls on it. तो जो रोटेटिंग डिस्क था उसके ऊपर क्ले का थोड़ा सा पीस गिर गया एंड एडहियर्स मतलब वहीं चिपक गया वो। ओके, एट अ सर्टेन डिस्टेंस x on the center. Calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm. अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑलवेज यू आर सपोज टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब पहले गिवन पैरामीटर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया है कि इनिशियल मतलब n1 इज 100 rpm, rpm से rps में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये हो जाएगा 5/3 rps। और जो फाइनल है इट इज 80। फाइनल मतलब जब क्ले डिस्क के ऊपर चिपक गया उसके बाद 80 rpm। rpm को कन्वर्ट करने के लिए वापस से 60 डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 4/3 rps, और स्पीड स्लो होना चाहिए था, हो गया, करेक्ट है। उसके बाद जो मास ऑफ डिस्क है, डिस्क इसका मास कितना है? 10। तो मास ऑफ डिस्क it is 10 kilogram and radius of disk is 0.4 मीटर। उसके बाद lump of clay का जो मास है वो कितना है? 1.6, और जो क्ले है कितने डिस्टेंस पे जाके स्टिक हो गया? x डिस्टेंस पे। तो रेडियस ऑफ क्ले मैं बोल देता हूँ x, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? x। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द क्ले इज स्टक ऑन द डिस्क। जिनको इमेजिन नहीं करते आ रहा तो अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव अ डिस्क विच वॉज रोटेटिंग, इसका रेडियस था RD, तो ये रेडियस आ गया RD। इस रोटेटिंग डिस्क पे एक पीस ऑफ क्लम्प ऑफ क्ले यहाँ पे आके चिपक गया एट x डिस्टेंस। ये डिस्टेंस था आपका डिस्क का रेडियस और ये x डिस्टेंस है। आपको क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है आपको? x, और डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। क्वेश्चन समझ में आया? डिस्क था अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा था,
उसके ऊपर क्लम्प ऑफ क्ले आके गिर गया और वहीं पे वो स्टक हो गया। अब डिस्क भी रोटेट हो रहा है, साथ में क्लम्प भी रोटेट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स तुम अगर साइकिल चला रहे थे और तुम्हारे पीछे तुम्हारा दोस्त आके बैठ गया पीछे वाली सीट पे, तो तुम्हारा स्पीड कम होता है। यहाँ पे भी वही हुआ, डिस्क रोटेट हो रहा था, ऊपर से क्ले आके बैठ गया, तो इसका स्पीड कम होना चाहिए था और हो गया, तो बराबर है, करेक्ट है। आपको पूछा है एक्स बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नॉट लीनियर मोमेंटम। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आई डायरेक्टली गो अहेड विद सॉल्यूशन। तो in such cases you have to always apply law of conservation of angular momentum, which tells you that initial angular momentum is equal to final angular momentum. Initial angular momentum is moment of, अच्छा angular momentum क्या होता है, I ओमेगा, ओके। तो I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। ओमेगा इनिशियल कैन आई राइट डाउन 2 पाई n इनिशियल, यस। ओमेगा फाइनल कैन आई राइट डाउन 2 पाई n फाइनल, ऑफ कोर्स यस। 2 पाई को कर देंगे कैंसिल, तो आपको मिल गया I इनिशियल n इनिशियल। I इनिशियल इज इनर्शिया ऑफ डिस्क, क्योंकि शुरू में सिर्फ डिस्क ही रोटेट हो रहा था, और n इनिशियल की वैल्यू तुम्हारे पास है, कितनी है, 5/3, सही है ना। I फाइनल इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस इनर्शिया ऑफ क्ले, और n फाइनल कितना था, n फाइनल 4/3, सही है, करेक्ट, गुड। कैंसल एंड कैंसल। 5 times of inertia of disk equal to 4 times of inertia of disk plus 4 times of inertia of clay। तो कितना आ गया, inertia of disk equal to 4 times of, तो IC equal to ID by 4। क्लियर है यहां तक। बट व्हाट इज IC? हाँ, inertia of clay तो पता है, फॉर्मूला बताओ, मास ऑफ क्ले इंटू डिस्टेंस ऑफ क्ले का स्क्वायर, यही होता है ना, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ वही होता है। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डिस्क, mr²/2, मास ऑफ डिस्क रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे 4, गुड। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास ऑफ क्ले था 1.6, मास ऑफ डिस्क कितना था, 10, ओके। What is radius of disk? Radius of disk 0.4, 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर कितना होता है, 0.16 होता है ना, 0.16, ओके गुड। तो ये हो गया, और नीचे क्या आएगा, 8। देखो ये था मास ऑफ क्ले 1.6, मास ऑफ डिस्क था 10, रेडियस ऑफ डिस्क था 0.4, उसका स्क्वायर कर लिया तो 0.16, और नीचे आ गया 8, सही है, बराबर है। ये हो गया 1.6, है ना, 1.6। तो ये और ये हो गया कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/√8 मीटर, या तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2√2 मीटर। देखो क्या दिया हुआ है, 1/√8, हो गया, डन। Question number 22. Starting from rest, an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5 along it. अब सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके लिए है, देर आर 2-3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहला ही सेंटेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन, तो एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब u = 0, और ये जो इंक्लाइन है दैट राइजेस बाय 3 in every 5, मतलब क्या, अगर आपको याद होगा इंक्लाइन प्लेन में, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर, दिस इज h, दिस इज लेट अस से s, दिस इज थीटा।
तो ऐसा बोला है जो इंक्लाइन है ना, इट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 मतलब साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा इज 3/5, घुमा घुमा के बातें है। इंक्लाइन है जो हर 3 राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, हर 5 में 3 ऊपर होता है, दैट इज साइन थीटा। तो यही था जो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब आपको बोला है द ऑब्जेक्ट गेन्स अ स्पीड ऑफ रूट 10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3। तो मैं काम करता हूँ, ये जो लेंथ है इसको मैं 5/3 मान लेता हूँ, और 5/3 मतलब पूरा का पूरा प्लेन रोल डाउन करके आने के बाद मतलब फाइनल स्पीड कितना हो गया, रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। What can be the possible shape of the object? Excellent question. What can be the possible shape of the object? जिनको क्वेश्चन नहीं समझा देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट था जो रोल डाउन करके आ रहा है रेस्ट से स्टार्ट होके, और वो जिस प्लेन से नीचे आ रहा है दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, और ऑब्जेक्ट ने जब डिस्टेंस 5/3 कवर कर लिया तो उसका स्पीड हो गया रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है कि व्हाट इज द पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर अ रिंग और अ हॉलो सिलेंडर, व्हाट इज k बाय r या फिर k² बाय r²। 1 फॉर अ डिस्क और अ सॉलिड सिलेंडर, इसका मतलब तुमको जब बोला हो व्हाट इज द पॉसिबल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या फाइंड करोगे, k² बाय r² या तो फिर k रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं k² बाय r² फाइंड करने से लिख लेता हूँ। तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल। तो बेसिकली ऐसा है, अगर आपको याद होगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि आपको याद होगा, ऐसा अजम्पशन है कि आपको फॉर्मूला याद है, v² याद है 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाई r²। तो मैं 1 प्लस k² बाई r² इक्वल टू लिख लूंगा 2gh बाई v²। तो k² बाई r² मुझे मिल जाएगा 2gh बाई v² माइनस 1। तो k² बाई r² आ जाएगा 2gh। अभी h तुमको अगर याद होगा, नहीं याद है तो मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी ये चीज भूलना ही नहीं, यू शुड नेवर फॉरगेट। दिस वाज h हाइट, दिस वाज s, दिस इज थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, h बाय s। तो व्हाट इज h, s साइन थीटा। तो h की जगह पे तो 2gh, h की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, s साइन थीटा अपॉन क्या आएगा v² माइनस 1। 2 इंटू जी, जी कितना 10, वेरी गुड, g की वैल्यू 10, s की वैल्यू कितनी दी थी 5/3 दी थी ना, 5/3 था, और साइन थीटा कितना आया था 3/5 अपॉन v था रूट ऑफ 10, उसका स्क्वायर कितना 10 माइनस 1। गुड, कैंसल 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 कैंसल, 2 में से एक गया 1, तो k² बाय r² की वैल्यू आ गई 1। तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज रिंग और हॉलो सिलेंडर, और हॉलो सिलेंडर। तो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स।